DCT 2 वो मेरे हिसाब से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। DCT 2 कंप्लीट कर चुके हैं। 3 में अगर हम देखें, DCT 3, हाँ तुम वहां से उठ जाओ। हाँ आप उठ जाओ, वहां से इधर बैठ जाओ, उठ जाओ वहां से। हाँ जो सबसे कोने में भी आए हैं, यहाँ बैठ जाओ या सेकंड बेंच पे बैठ जाओ। तो बच्चों अब देखो तुम, मेरे हिसाब से मैंने इसमें दिया हुआ एक क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें किसी को तकलीफ? 17 में किसी को भी तकलीफ? फिर बच्चों एक 21 दिया होगा, इसमें कोई तकलीफ? बच्चों DCT 3 क्वेश्चन नंबर 21, इसमें कोई तकलीफ? ठीक है। फिर मेरे हिसाब से इसमें कुछ नहीं था। एक्सरसाइज 1 में शायद कुछ प्रीवियस होमवर्क बाकी होगा। आप बच्चों एक बार मुझे बताओ, मैं इनकरेक्ट हो सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले 20। अच्छा चलो स्टार्टिंग से देखते हैं। फर्स्ट, इसमें कोई दिक्कत? सेकंड, इसमें कोई डाउट? सेकंड में डाउट है। बर्नौली इक्वेशन इज एप्लीकेबल, तो बच्चों मैंने बताया है आइडियल फ्लूइड में स्ट्रीम लाइन के पॉइंट के लिए वैलिड रहता है। अब ऑप्शन देख लेते हैं, पर ऑप्शन रीड करते हैं। इन स्टडी फ्लोइंग लिक्विड, ठीक है, ठीक है, पर और सोचते हैं, और सोचते हैं। नेक्स्ट देखो, इन ए स्ट्रीम लाइन, इन ए स्ट्रीम लाइन, वो भी ठीक है, और सोचते हैं। इन ए स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू स्ट्रेट लाइन, ये तो पक्का गलत है। अब नेक्स्ट अगर देखोगे, फॉर आइडियल लिक्विड स्ट्रीम लाइन फ्लो ऑन ए स्ट्रीम लाइन, तो एक तो आइडियल फ्लूइड होना चाहिए, दूसरा स्ट्रीम लाइन फ्लो होना चाहिए, और उसी स्ट्रीम लाइन पे वैलिड होना चाहिए। तो ये सबसे एक्यूरेट लग रहा है, समझ रहे हो? अगर सबसे एक्यूरेट देखेंगे तो फोर्थ वाला जो है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं और सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, तो ये सबसे बेटर हो जाएगा। बच्चों बताओ अभी इसमें कोई तकलीफ? क्लियर है ये? ठीक है। फर्दर बच्चों देखो, हाँ आप वहां से उठ जाओ, जो भी आए आप वहां से उठ जाओ, आप अपने पीछे निकल। अब बच्चों देखो, या आगे फर्स्ट बेंच पे बैठ जाओ। तो बच्चों अब मुझे बताओ, सेकंड में किसी को कोई डाउट? क्लियर है? इधर डिस्कशन बंद करके बैठो। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कोई तकलीफ किसी को? 4, इसमें कोई डाउट? 4 बहुत सीधा सा है, रेडियस डबल हो, डायमीटर डबल हो रहा है, तो रेडियस डबल हो गई। रेडियस अगर डबल हो गई तो एरिया 4 टाइम्स हो गया, एरिया 4 टाइम्स हो गया तो स्पीड 1/4 हो जाएगी, तो इसमें स्पीड 1/4 होगी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? 2 सेंटीमीटर वाले, यानी कि इसमें पूछा है, तो इसमें स्पीड कितनी होगी? 4 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कोई तकलीफ? 7 शायद मैंने दिया नहीं होगा, 8th भी नहीं दिया होगा, 9th हम शायद डिस्कस कर चुके हैं। 10th, इसमें कोई तकलीफ? 10th में कोई तकलीफ? 11th, इसमें कोई डाउट? फिर बच्चों देखो, 12 से लेके 15 तक हम कर चुके हैं। 17, इसमें कोई डाउट? 17, 19, 20 हम कर चुके हैं। इसके आगे अगर मैं देखूं तो शायद मैंने 23rd दिया हो, 23rd, इसमें डाउट? देखो बच्चों, इसमें दिया है 90 सेंटीमीटर का टैंक है, तो बताओ मैक्सिमम रेंज किस डेप्थ पे होल करने पे आएगी? बोलो बच्चों, 90 है तो किस डेप्थ पे होल करो कि रेंज मैक्सिमम हो? 45। अब इसमें कोई भी होल 45 पे नहीं है, तो मैंने तुम्हें बताया था कि टॉप पे रेंज 0, बॉटम पे रेंज 0, जैसे जैसे तुम नीचे आते हो रेंज बढ़ती है, ऊपर जाओगे रेंज बढ़ेगी, और बिल्कुल सिमेट्रिक होता है। तो अब ऑप्शन देखो, बीच वाले होल के सबसे पास में जब होंगे तब रेंज मैक्सिमम होगी। क्लियर है? अब देखो,
होल 20 30 40 50, 20 30 40 50, तो 40 वाला होल देखो और 50 वाला, दोनों की मिड पॉइंट से डिस्टेंस 5 है। तो 40 और 50 दोनों ही मिड पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे हैं, दोनों ही मिड पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे, तो इन दोनों पे ही रेंज बराबर हो जाएगी और अपने आप में मैक्सिमम भी होगी। तो आंसर हो जाएगा होल जो भी 40 और 50 वाला। बच्चों बताओ अभी इसमें कोई तकलीफ, क्लियर है ये? ठीक है। फर्दर बच्चों देखो 24, इसमें किसी को डाउट, किसी को भी? इसके बाद बच्चों शायद 2 में मैंने दिया होगा क्वेश्चन नंबर, कौन सा था? 27 28, हाँ सही है। 28 तो पहले ही कर चुके हैं। 27 दिया होगा बच्चों, 27 इसमें डाउट? बच्चों देखो कल जो मैंने फ्रीली फॉलिंग लिक्विड डिस्कस किया था वही है, ध्यान से देखना। वाटर इज कंटिन्यूअसली फ्लोइंग फ्रॉम ए टैप हैविंग इंटरनल डायमीटर ये, तो शुरू में मान लो कोई रेडियस से, वाटर वेलोसिटी एज लिविंग द टैप, यहां वेलोसिटी है 0.4 मीटर पर सेकेंड, तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। द डायमीटर ऑफ वाटर, जब इतनी डिस्टेंस नीचे आ जाए, तो मान लो वो नीचे आ गया, और कितना नीचे आ गया? 0.2 मीटर, तो ये स्पीड मैंने v2 बोल दी, तो मैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा रहा हूं, तो v2 स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2a और डिस्प्लेसमेंट 0.2, बोलो कोई तकलीफ हो? तो v2 स्क्वायर देखो 0.16, बच्चों ये कितना हुआ? 4, तो v2 लगभग 2 आ गया, तो उस बॉटम पॉइंट पे स्पीड तुम्हारी कितनी आ गई है? 2। इसमें कोई तकलीफ? ये पॉइंट क्लियर है? अब देखो पहले स्पीड थी 0.4, अब हो गई लगभग 2, तो 5 गुनी स्पीड हो गई, 0.4 से स्पीड 2 हो गई, तो लगभग 5 टाइम्स स्पीड हो गई। अगर 5 टाइम्स स्पीड हो गई है तो एरिया 1/5 हो गया होगा। एरिया कितना हो गया होगा? 1/5, क्योंकि स्पीड अगर 5 गुनी हुई है तो एरिया को 1/5 होना पड़ेगा। ये चीज क्लियर है? अब एरिया अगर 1/5 हो गया है तो रेडियस 1/√5 टाइम्स हो जाएगी। एरिया अगर 1/5 हो रहा है तो यहां जो रेडियस या डायमीटर होगा वो 1/√5 टाइम्स होना चाहिए। 1/√5 टाइम्स यानी कि 8/√5 इंटू 10⁻³ एक बार 2 मान लो तो 4, 4 से थोड़ा कम, तो 10⁻³ और 4 से थोड़ा कम, एक ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, दिल्ली। बच्चों एक बार मैं फिर बता रहा हूं, पानी जब नीचे गिरेगा तो स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो एरिया कम होगा। स्पीड कैसे निकालोगे? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये चीज क्लियर है? फाइनल स्पीड हमें निकालनी है, इनिशियल 0.4 2a डिस्प्लेसमेंट, स्पीड लगभग 2 आ गई, तो पहले स्पीड 0.4 थी, 2 हो गई, तो 5 गुना स्पीड हो गई। 5 गुना स्पीड तभी हो सकती है जब एरिया 1/5 हो जाए, और एरिया 1/5 करना है तो डायमीटर को √5 टाइम्स करना पड़ेगा। तो पहले डायमीटर तुम्हारे पास ये था, उसमें √5 का डिवाइड कर दो, वो तुम्हारा आंसर। बताओ बच्चों कहीं तकलीफ हो? अब ये क्लियर है? चले आगे, ठीक है। ये था बच्चों 27। इसके बाद तुम देखो एक्सरसाइज 2, इसमें शायद 4th दिया होगा। हाँ, और कौन सा था? 28 शायद मैंने डिस्कस कर दिया क्या क्लास में? मुझे ऐसा लग रहा है करवा दिया क्लास में। फिर भी अगर डाउट है मुझसे क्लास के बाद पूछ लेना, ठीक है? ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कोई डाउट? 5 बच्चों, इसमें कोई डाउट? 5 बच्चों, जैसे कल मैंने एक टॉर्क वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था, 100% वैसा ही है, 100% वैसा है। एक बार वापस ट्राई करना, वो हो जाएगा। जैसे उसमें भी याद करो साइड में हाइट दी थी, 100% वैसा है।
ओके, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कोई दिक्कत? फर्दर देखो, 7th इसमें कोई डाउट? 8th इसमें कोई डाउट? किसमें है? देख लेते हैं। 6th में डाउट है ना, देखते हैं। 6th बच्चों में डिस्कस कर रहा हूं, ए बॉडी विल सिंक इन ए लिक्विड इफ इट्स वेट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन। बच्चों ये आवाज बंद करें। तो एक बॉडी डूब जाएगी, कब डूब जाएगी? जब वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस उसके वजन के बराबर या ज्यादा हो। तो मान लो इसका 5 किलो है, तो अगर ये 5 लीटर, ठीक है ना, ये बॉडी विल सिंक इन ए लिक्विड इफ इट्स वेट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन वेट ऑफ लिक्विड। बच्चों वैसे सही है, बस इक्वल टू में सिंक करना सही नहीं होगा। बच्चों वापस समझो, ज्यादा वजन होगा तो वो डूब ही जाएगी। लेकिन अगर मान लो इक्वल हुआ, तो इक्वल के केस में तुम जहां रख दोगे वहां बनी रहेगी। तो एक बस इक्वल टू के केस में नहीं होगा, बाकी ठीक है। तो एक बार गलत मान के चलना है, बाकी सोचेंगे। फिर देखो, ए बॉडी विल फ्लोट इन ए लिक्विड इफ इट्स वेट इज इक्वल टू और लेस देन द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। बहुत टेक्निकली देखें तो उतना सही ये भी नहीं है, क्योंकि इक्वल टू के केस में तुम जहां रख दोगे वहां बना रहेगा। तो फ्लोट बोलना उतना सही नहीं है, पर फिर भी कहीं रखा हुआ भी है तो एक बार फ्लोटिंग में मान लो तो ठीक मान के चलना है, हालांकि उतना ठीक ये भी नहीं। When a body float in a liquid, portion of body above the surface of liquid is independent of density of body relative। वो गलत है, उस पर डिपेंड करता है। In still air, a hydrogen filled balloon rises up to a certain height and then stop rising। तो बच्चों सही है, वो एक पर्टिकुलर हाइट तक जाता है, या तो फट जाता है या कहीं जाके टिक जाता है, तो वो ठीक है। क्लियर है ये? इधर एक काम करो, तुम बिल्कुल इस साइड आ जाओ, बैग अपना इधर रख लो। अब बच्चों मुझे बताओ, अप टू 6 कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। फिर इसमें तुम देखो 8th, इसमें कोई डाउट? बच्चों 9th, इसमें कोई डाउट? 9th बी पार्ट, एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सबमर्ज पार्ट ऑफ लिक्विड, सेंटर ऑफ बॉयंसी एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सबमर्ज पार्ट ऑफ लिक्विड। वो सही नहीं है। यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट होगा तो लग जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा तो मैंने तुम्हें बताया डिस्प्लेस लिक्विड के सेंटर ऑफ मास। ऑब्जेक्ट के जैसे समझो, ये कोई रॉड है, इस पे यहां मेटल की कोई चीज लगा दी और यहां तक डूबा हुआ है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं, यहां मेटल का ऑब्जेक्ट लगा दिया है तो डूबे हुए हिस्से का सेंटर ऑफ मास यहां आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो ये हुआ, लेकिन बॉयंसी सेंटर इसका मिड पॉइंट होगा। तो डूबे हुए पार्ट के सेंटर ऑफ मास पे लगे वो सही नहीं है, जो लिक्विड वो डिस्प्लेस कर रहा है उसके सेंटर ऑफ मास पे लगेगा। अब ये क्लियर है? इधर आवाज बंद करके बैठे। ओके बच्चों बताओ, अप टू 9 कोई तकलीफ? 10th इसमें कोई डाउट? 11th, 11th देखो, डज आर्किमिडीज प्रिंसिपल होल्ड इन ए वेसल ऑफ फ्री फॉल? तो बच्चों उसमें नहीं रहेगा। आप देखो बॉयंसी फोर्स 0 हो जाएगा, बॉयंसी फोर्स क्या हो जाएगा? 0, तो वो नहीं रहेगा। सैटेलाइट, सैटेलाइट में भी देखो इफेक्टिव ग्रेविटी 0 रहता है, तो बॉयंसी फोर्स क्या हो जाएगा? 0। तो वहां से उठ जाओ, कॉर्नर में जो बैठे उठ जाओ, फर्स्ट बेंच पे आ जाओ। अब बच्चों देखो, हाँ बोलो। देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमसे ये कहता है कि जितना हम लिक्विड डिस्प्लेस कर रहे हैं उसके वेट के बराबर बॉयंसी होना चाहिए। तो वेट में हम ये मान के चलते हैं कि जो अपना स्टैंडर्ड ग्रेविटी, जैसे किसी भी चीज का जो हम वेट बोलते हैं,
वो स्टैंडर्ड ग्रेविटी के हिसाब से लेके चल रहा है। ठीक है, उसमें भी देखोगे तो हम स्यूडो फोर्स करके उसको वैलिड करवाते हैं। अब जैसे एनएलएम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में डायरेक्ट थोड़ी लगा सकते। हाँ, उसके लिए भी अगर टेक्निकली देखेंगे तो वेट के बराबर थोड़ी फोर्स आएगा, मतलब बोइंसी फोर्स आएगा। ओके बच्चों, फिर मुझे बताओ 13, इसमें कोई डाउट? 13 देखो बच्चों, ऐसा ये क्वेश्चन मैंने क्लास में डिस्कस किया था, वैसा ही ये है। बर्तन का वजन तुम्हें दिया है 1 किलो, इसके अंदर जो लिक्विड भरा है उसका वजन है 1.5 किलो। तो बच्चों बताओ इसका टोटल वजन कितना हुआ? टोटल वजन कितना हुआ? 2.5 किलो। तो नीचे जो वेइंग मशीन है उसकी रीडिंग कितनी आनी चाहिए? 2.5 किलो। लेकिन वो कितना रीड कर रही है? 7.5। यानी कि इस पे बॉयंसी फोर्स 5G नीचे है। तो जो स्प्रिंग वाला ऑब्जेक्ट है उस पे बॉयंसी फोर्स 5G ऊपर होना चाहिए। अब बताओ स्प्रिंग वाले की रीडिंग कितनी है? स्प्रिंग वाले की रीडिंग कितनी दी है? 2.5 किलो। तो ये 2.5 किलो रीड कर रहा है। तो बच्चों बॉयंसी के बराबर रीडिंग कम हो जाती है। अगर ये 2.5 किलो रीड कर रहा है तो एक्चुअल रीडिंग 5 से ज्यादा होनी चाहिए। यानी कि एक्चुअल रीडिंग इसकी होनी चाहिए, या इसका वजन होना चाहिए 7.5 kg। एक बार बच्चों मैं फिर बता रहा हूं, बर्तन का वजन तुम्हारा 1 किलो, अंदर जो लिक्विड भरा है उसका वजन 1.5 किलो, टोटल वजन हो गया 2.5 किलो। तो वेइंग मशीन की रीडिंग 2.5 होनी चाहिए, लेकिन वेइंग मशीन की रीडिंग 7.5। तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट पे 5 ऊपर लगा रहा है और ऑब्जेक्ट इस पे 5 नीचे लगाएगा, यानी कि बॉयंसी फोर्स 5 होना चाहिए। तो बॉयंसी फोर्स इसकी रीडिंग को 5 कम कर देगा। तो 2.5 किलो रीडिंग है, यानी कि इसका एक्चुअल वजन 7.5 होना चाहिए। ये चीज क्लियर है? अब ऑप्शंस पे आते हैं, देखो व्हाट इज डेंसिटी ऑफ ब्लॉक एंड लिक्विड। तो ब्लॉक का वजन है 7.5 किलो, उसकी डेंसिटी है 0.003। हटाओ इसे, कितना आया? 2500। तो ब्लॉक की डेंसिटी बच्चों आ गई 2500। ये चीज क्लियर है? अब लिक्विड की डेंसिटी निकालनी है, तो बॉयंसी फोर्स लग रहा है 5G, वॉल्यूम 0.003, लिक्विड की डेंसिटी इंटू जी। तो यहां से देखो लिक्विड की डेंसिटी आ गई 5000/3, जो मैंने तुम्हें आंसर लिखाया था। फर्स्ट पार्ट बच्चों क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो, व्हाट विल बी ईच बैलेंस रीड इफ बॉल। बच्चों उसको बाहर निकाल दोगे तो ये 7.5 किलो, ये 2.5 किलो। बताओ कहीं दिक्कत हो? अभी इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन? ठीक है, फिर बच्चों बताओ, इसमें मैंने कोई और दिया था क्या? कोई और दिया था? ठीक है, तो बच्चों आप ध्यान से समझो जो मैं कह रहा हूं इधर। तो बच्चों आप ध्यान से समझे, जैसा मुझे बताया गया है कि अभी आपके स्कूल एग्जाम होने वाले हैं, तो अभी से अपना जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा वो मेनली स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पे ज्यादा रहेगा। पॉइंट ये है कि हम थ्योरी पार्ट ज्यादा कवर कर लेंगे, क्वेश्चंस नॉर्मल लेवल के स्कूल लेवल के करेंगे। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम करेंगे, थ्योरी पार्ट तो लगभग पूरा ही रहेगा। फर्क केवल रहेगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस और क्वेश्चन के लेवल का। तो अभी केवल अपना इंटेंशन ये रहेगा कि हम थ्योरी पार्ट पूरा कवर कर लें, स्कूल लेवल या एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चंस कर लें, और हो पाएगा तो क्लास में मैं एनसीईआरटी डिस्कस कर दूंगा, जिससे कि बाई चांस स्कूल एग्जाम जो आपके हैं उसमें आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो अभी जैसे एडवांस डीपीपी का मुझे डिस्कशन करना था वो अभी मैं होल्ड पे रख रहा हूँ। तो बाकी चीजें भी हम करेंगे बट रुक के करेंगे। क्लियर है? तो अब थोड़ा सा आप अपनी स्पीड बढ़ाएं और उस हिसाब से जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझें। बहुत ज्यादा हाई फाई लेवल का अभी हम नहीं पढ़ेंगे, केवल टॉपिक कवर करने पे फोकस करेंगे। हालांकि फ्लूइड में तो मैं सारे टॉपिक अभी कवर करवा रहा हूँ,
पर आगे जैसे विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, इन सब में मेनली स्कूल लेवल का ही फिलहाल पढ़ेंगे। क्लियर है बच्चों? बाकी जो रह जाएगा वो भी करेंगे, बट वो बाद में करेंगे। ये चीज क्लियर है? तो अब बच्चों आज का मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, उस पर फोकस करें। हेडिंग बच्चों लिख लो तुम, साइफोन। बच्चों ये स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, बट टॉपिक चल रहा है तो एटलीस्ट थ्योरी पार्ट कवर हो जाए, उस पर्पज से मैं डिस्कस कर रहा हूं। जेई वगैरह में भी देखोगे तो एज सच कोई टॉपिक जैसा नहीं होता है, बट क्वेश्चन बन सकता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है? तो बच्चों अब इधर फोकस करें। जैसे बच्चों कई बार तुमने घरों में देखा होगा, मान लो कई बार एक गाड़ी से लिए दूसरी गाड़ी के लिए पेट्रोल जरूरत पड़ती है, तो तुमने देखा होगा एक पतली सी ट्यूब ली, मान लो एक गाड़ी की टंकी में ऐसे डाल दिया, फिर इसको ऐसे मुंह से खींचते हैं, फिर ऐसे नीचे कर देते हैं, तो बोतल में पानी या पेट्रोल भरने लगता है। मे भी बच्चों देखा होगा ऐसी घर में। इधर आवाज बंद कर लें। अब समझो, घर में भी कई बार मान लो ड्रम रखा है और नीचे बाल्टी भरनी है, तो एक तो ये कि मग से कुरा कुरा के तुम भर रहे हो, दूसरा ये रहता है कि तुमने पाइप लिया, उसको ऐसे मुंह से थोड़ा खींचा, मुंह से थोड़ा खींचा और नीचे कर दिया, तो पानी कंटिन्यूअसली टपकता रहता है बिना मोटर के। ऐसा देखा होगा, देखा है बच्चों? तो इसी को टेक्निकली हम साइफोन बोलते हैं, इसी को हम टेक्निकली साइफोन बोलते हैं। समझ गए? अब वही मैं डिस्कस करने वाला हूं, वो तुम समझो। तो साइफोन हेडिंग लिख ली, क्लियर है? अब इसके बाद बच्चों तुम ये डायग्राम बना लो। जैसे मान लो ये हाइट h1, 3.6 लिखने की उतनी जरूरत नहीं है, वो तो एक क्वेश्चन साथ साथ हो जाए उस वजह से मैंने लिख दिया, या चाहो तो एक क्वेश्चन की तरह से भी कर सकते हो, तो क्वेश्चन भी हो जाएगा और थ्योरी भी हो जाएगी। ये h1, जैसे मान लो तुमने पाइप ऐसे डाला और यूं यहां से तुम पानी निकल रहा है, ये मैंने रेफरेंस लेवल मान लिया, ये साइफोन है। इस टैंक का पानी तुम यहां से निकाल रहे हो, इस टैंक का पानी तुम यहां से निकाल रहे हो, तो हमसे दो चीजें पूछी जाती। एक, इससे जो पानी निकलेगा उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी स्पीड क्या होगी। ये चीज क्लियर है? आंसर याद रखना हो तो बहुत सिंपल सा तरीका है, पानी यहां तक है और लोअर लेवल यहां पे है, तो बच्चों पानी का लेवल और लोअर लेवल पे डिफरेंस ऑफ हाइट क्या है? बोलो बच्चों। पानी इस लेवल पे है, यहां तक पानी का लेवल है, यहां तुम स्पीड निकाल रहे हो, तो इन दोनों में डिफरेंस ऑफ हाइट क्या दिख रहा है? बोलो बच्चों, आवाज नहीं आई। पानी का लेवल यानी कि 2 पॉइंट, और जहां पानी निकल रहा है 1 पॉइंट, उनमें हाइट डिफरेंस क्या दिख रहा है? 3.6 या h1। तो एक तरीके से जो तुम स्पीड ऑफ इफ्लक्स पढ़ते हो कि h1 हाइट पे अगर तुमने होल किया, h1 हाइट पे होल किया, तो जो लिक्विड बाहर निकलेगा उसकी स्पीड क्या होती है? √2gh। तो यहां भी अगर डायरेक्ट आंसर याद रखना हो तो डिफरेंस ऑफ हाइट √2gh आ जाता है। अब आता कैसे वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। इतना क्लियर है? तो फटाफट इतना ड्रॉ कर लो, फिर मैं आगे चीजें डिस्कस कर। इसको बच्चों मैंने रेफरेंस लेवल माना, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है, रेफरेंस लेवल किसी को भी मान सकते हो, आंसर पे फर्क नहीं पड़ता। अब मैं बर्नौली इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूं, अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशन बिटवीन पॉइंट 1 और 2। तो 1 और 2 के बीच में तुम बर्नौली इक्वेशन अप्लाई कर, तो मान लो ये पॉइंट तुम्हारा 1 तो यहां पे प्रेशर लिखोगे P0। ये बताओ रेफरेंस लेवल से कितना नीचे?
बोलो बच्चों, रेफरेंस लेवल से 1 पॉइंट कितना नीचे? 3.6 या H1 अगर हम फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं तो नीचे के लिए क्या लोगे? माइनस, तो रो जी H1, यहां स्पीड हाफ रो, और मान लो V1 स्पीड V1 स्क्वायर। अब दूसरा पॉइंट रेफरेंस लेवल से किस हाइट पे है? बोलो बच्चों, रेफरेंस लेवल से दूसरा नंबर पॉइंट 0 उसी पे है। वहां पे प्रेशर क्या होगा? पी नॉट। और हम काफी बड़ा एरिया लेके चलते हैं तो उसकी स्पीड बहुत कम होगी, 0। तो अब 2 पॉइंट के लिए प्रेशर पी नॉट, हाइट 0 और स्पीड लगभग 0, लगभग 0। अब तुम देखो, पी नॉट कट गए, इस रो जी एच को वहां लेके जाओ, तो हाफ रो बी वन स्क्वायर 2GH1। तो यहां से बच्चों अगर मैं V1 लिखता हूं तो ये √2GH खत्म, या H1 जो भी है। तो एक स्पीड ऑफ इफ्लक्स से याद कर सकते हो कि भाई जो वहां √2GH थी वही यहाँ √2GH है। बाकी आता कैसे वो मैंने ये बता दिया। इतना बच्चों फटाफट कंप्लीट कर लो, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूँ। अब दूसरा पॉइंट बच्चों इसमें ये पूछा जाता है, ठीक है? अब देखो, जैसे ये इसके अंदर ऐसे रख दिया, ठीक है? अब देखो, कई बार क्या होता है, तुम इसको ऐसे ऊपर निकालते हो, ऊपर निकालते हो, तो अगर तुम ज्यादा ऊपर निकाल देते हो तो पानी टपकना बंद हो जाता है। जैसे मान लो अभी ये 1.8 मीटर हाइट पे है। कितनी हाइट पे है? 1.8। इसको ऊपर खींचोगे तो पानी टपकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ज्यादा ऊपर कर देते हो तो पानी टपकना बंद हो जाता है। तो कई बार हमसे पूछते हैं कि भाई कितनी हाइट तक हम रख सकते हैं कि वो काम करता रहे, काम करता रहे मतलब पानी टपकता रहे। समझ गए बच्चों? तो बताओ, फर्स्ट पार्ट क्लियर है? स्पीड कितनी आ जाएगी? √2GH। ये वाला पॉइंट क्लियर है? अब मैं सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहा हूं, उसे तुम देखो। प्रेशर एट पॉइंट ए। मैं ए पॉइंट पे प्रेशर निकाल रहा हूं, तो मैं 1 और ए के बीच में बर्नौली इक्वेशन लगा रहा हूं। अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशन बिटवीन पॉइंट 1 एंड ए, 1 एंड ए, ठीक है? तो बच्चों मैं 1 और ए के बीच में बर्नौली इक्वेशन लगा रहा हूं। ट्यूब तुम देखो एक जैसी है, एक जैसी ट्यूब है। तो एक जैसी ट्यूब है मतलब एरिया सेम है। बच्चों मैंने तुम्हें बताया है ट्यूब के अंदर एरिया इंटू वेलोसिटी सेम। तो मान लो यहां रफ्तार √2GH से निकालो, √2GH से अगर रफ्तार निकालोगे कितनी आई? 6। तो बच्चों बताओ, जो लिक्विड बाहर निकलेगा उसकी रफ्तार क्या होगी? 6। अब हर जगह एरिया एक जैसा है, तो यहां 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 हर जगह रफ्तार क्या होगी? 6। क्योंकि एरिया एक जैसा, एरिया एक जैसा है तो हर जगह वेलोसिटी एक जैसी होगी, 6। ये पॉइंट क्लियर है? तो अगर जो लिक्विड बाहर निकल रहा है उसकी रफ्तार v1 है, तो इस ए पॉइंट पे भी रफ्तार क्या होगी? v1। ये पॉइंट क्लियर है बच्चों? अब मैं बर्नौली इक्वेशन लगा रहा हूं, तो पहले पॉइंट के लिए तो चीजें यही है, पहले पॉइंट के लिए तो चीजें यही है, तो वही लिख देता हूं। पी नॉट माइनस रो जी H1 हाफ रो V1 स्क्वायर। अब ए पॉइंट के लिए ए पे प्रेशर मान लो पीए, उसकी रिफरेंस लेवल से हाइट है H2, तो √2GH2, रफ्तार है हाफ रो V1 स्क्वायर। तो ये पॉइंट कट गया, ये पॉइंट कट गया, ये पॉइंट कट गया।
अब तुम देखो यहां से ए पे प्रेशर कितना आ गया, ए पे प्रेशर तुम्हारा आ गया है, मैं उसको वहां भेज रहा हूं, पी नॉट माइनस रो जी एच वन माइनस रो जी एच टू। तो इतना बच्चों और कंप्लीट कर लो, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूं। बच्चों मैंने वन और ए पॉइंट के बीच में बर्नौली इक्वेशन लगाई। वन वाले सारे पॉइंट्स वैसे ही हैं, बाहर प्रेशर पी नॉट, स्पीड वी वन, हाइट नीचे की तरफ है तो माइनस, वही कहानी है। ए पॉइंट पे रफ्तार वही होगी क्योंकि ट्यूब का एरिया वही है, रेफरेंस है हाइट एच टू, प्रेशर नहीं पता पी ए, पी ए आ गया। अब बच्चों समझो, अगर ए पॉइंट पे प्रेशर जीरो हो जाए, प्रेशर जीरो होने का मतलब ये होता है कि लिक्विड इवोपरेट करने लगेगा। तो मान लो हाइट इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये प्रेशर घट के जीरो हो जाए, जीरो हो गया तो उसमें बबल्स बनेंगे, बबल्स बनेंगे और वहीं वो काम करना बंद कर दे। तो अगर हम चाहते हैं कि ये प्रॉपर वर्क करे, तो फॉर प्रॉपर वर्किंग ए पे प्रेशर जीरो से ज्यादा होना चाहिए, ए पे प्रेशर जीरो से ज्यादा होना चाहिए, बस ये कंडीशन। तो अब मैं पूरा टॉपिक कंक्लूड कर रहा हूं। स्पीड तुम कैसे लिखोगे, स्पीड तुम लिखोगे अंडर रूट टू जी एच, बहुत आसान है क्योंकि बहुत ज्यादा यूज करते हैं। हाइट कौन सी लोगे, लेवल में डिफरेंस, कहानी वहीं खत्म। अब दूसरा पार्ट अगर तुमसे पूछते हैं कि हाइट की वैल्यू बताओ या ए पे प्रेशर बताओ, तो वो मैंने बर्नौली इक्वेशन लगाई, वो बड़ी आसानी से आ गया। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों, क्लियर है ये? ठीक है। अब वर्क अगर मुझे प्रॉपर करवाना है तो ये प्रेशर जीरो से ज्यादा होना चाहिए, कंडीशन निकल आएगी। अब जो जे एडवांस का क्वेश्चन, जो एडवांस सीट मैंने तुम्हें दी है, उसमें क्वेश्चन नंबर 25 देखो, क्वेश्चन 25, एडवांस डीपीपी क्वेश्चन नंबर 25 बच्चों एक बार देखो। एडवांस डीपीपी क्वेश्चन नंबर 25, उसमें थोड़ा करेक्शन कर लो। सबसे लास्ट में प्रेशर पी नॉट जीरो की पावर 5 लिखा है, उसे 10 की पावर 5 कर लो। 25 पी नॉट जीरो की पावर 5 लिखा है, उसे 10 की पावर 5 कर लो। वो चीज क्लियर है? उसके अलावा बच्चों डी ऑप्शन देखो, दिल्ली, उसमें डेल्टा पी या ए पे प्रेशर -5 लिखा है, तो -5 की जगह उसे +5 कर लो। ठीक है। अब ऑप्शन देखो, वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू ट्यूब, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू ट्यूब बच्चों इससे निकालोगे कितना आएगा, 6√2, वो सही है। डिस्चार्ज रेट का मतलब होता है फ्लो रेट, तो एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया तुम्हें डायमीटर दिया है, रेडियस आ जाएगी पाई आर स्क्वायर, एरिया आ जाएगा, निकाल लोगे। बच्चों वेलोसिटी 6√2 आ गई, पाई आर स्क्वायर एरिया, तो ए भी होता है डिस्चार्ज रेट या वॉल्यूम फ्लो रेट, तो वो आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू पाइप 6, अगर ए सही है तो सी वाला गलत हो जाएगा। प्रेशर एट ए, तो डेटा पुट करोगे प्रेशर आ जाएगा। बताओ कर पाओगे ये सारे पार्ट? क्लियर है बच्चों? चलें आगे, साइफोन अभी क्लियर है? ठीक है। अब एक और जो अपने पास होता है वो है बच्चों पिटोट ट्यूब। ठीक है ना, पिटोट ट्यूब क्या होता, इतना नोट कर लिया ना? ठीक है। तो बच्चों अब नेक्स्ट तुम इसमें लिख लो पिटोट ट्यूब। तो देखा जाए तो ये ना तो वैसे जेई के सिलेबस में बट क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ सकते हैं, तो बस क्वेश्चन की तरह से मान के चलो कि मान लो इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। बाकी ना तो एनसीईआरटी में है ना ही कोई ऑफिशियली सिलेबस में, बट क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम केवल डिस्कस कर। तो पिटोट ट्यूब क्या होता है, जैसे बच्चों नदी बह रही है, नदी फ्लो कर रही है, तो मैं पता करना है कि भाई किस स्पीड से फ्लो कर रही है, तो देख के पता कर पाओगे कि भाई नदी की स्पीड क्या है? नहीं। दूसरा तरीका है कूद के पता कर सकते हो, 1 सेकंड में तुम जितना बह जाओगे वही स्पीड होगी, बट वो भी उतना फिजिबल नहीं है। तो अब
रिवर की फ्लो स्पीड पता करने के लिए हम पिटोट ट्यूब फॉलो करते हैं। वो क्या होता है वो समझो बच्चों, यही पाइप मान लो, इसको ऐसे करके नदी के अंदर लगा दिया। बस ऐसी एल शेप का पाइप होता है, उसको नदी में ऐसे लगा दिया, नदी ऐसे फ्लो कर रही, तो इसके अंदर स्पीड से पानी आएगा, स्पीड से पानी आएगा तो इसके ऊपर ऐसे चढ़ जाएगा, चढ़ जाएगा तो किसी पर्टिकुलर हाइट पे जाके टिक जाएगा। इस पाइप पे स्केल लगी होती है, स्केल लगी होती है, तुमने स्केल से देख लिया कि 1 मीटर तक पानी चढ़ रहा है, 1 मीटर तक पानी चढ़ रहा है, तो जो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं √2gh वो यहाँ भी वैलिड है। अगर 1 मीटर तक हाइट तक पानी चढ़ा तो स्पीड हो जाएगी √2g1। मान लो 5 मीटर तक, जैसे तुमने एल शेप का पाइप ऐसे गिरा लगा दिया, इसमें स्केल लगी है, तुमने देखा पानी 2 मीटर तक ऊपर चढ़ गया, तो स्पीड हो जाएगी √2gh। तो फ्लोइंग स्पीड क्या होगी √2gh, 2g2। 5 मीटर तक है तो √2g5। तो बस इस तरह की एक ट्यूब पानी में डाल देते हैं, उस पर स्केल लगी होती है, स्केल से कितनी हाइट तक पानी गया वो पता कर लेते हैं और स्पीड निकल आती है। समझ गए बच्चों? अब इसे ड्रॉ कर लो, मतलब इसे लिख लो, इट इज यूज टू मेजर फ्लो स्पीड ऑफ रिवर। इतना लिख लिया। अब इसका डायग्राम अगर मैं देखूं तो सिंपली इस तरह से एक डायग्राम बना लो कि ट्यूब को लेके पानी के अंदर ऐसे रख दिया, ये मान लो रेफरेंस लेवल, पानी इस तरह से फ्लो कर रहा, पानी इस तरह से फ्लो कर रहा, तो इसके अंदर पानी ऐसे ऊपर जाएगा और यहां जाके रुक गया, यहां जाके रुक गया। बाकी बच्चों मैंने पहले भी तुम्हें बताया, रेफरेंस लेवल तुम कुछ भी ले सकते हो, आंसर पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इवन मैं और आसान करने के लिए ये करता हूं कि रेफरेंस लेवल में इसे ले लेता हूं, हालांकि उससे भी आंसर वही आएगा, बट मान लो मैं रेफरेंस इसे कर देता हूं। ये है रेफरेंस लेवल, तो थोड़ी और कम कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो अब बच्चों देखो, तरीका वही है, अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशन एट पॉइंट 1 और 2। तो 1 और 2 पे मैं बर्नौली इक्वेशन लगा रहा हूं। 1 पॉइंट बच्चों ये रहा, इसकी डेप्थ है h1, लेकिन मैंने रेफरेंस वही मान लिया, रेफरेंस वही मान लिया है। तो बच्चों देखो, यहां बताओ प्रेशर क्या होता है, P0। तो नीचे आने पे प्रेशर बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा, तो P1, P1 मतलब 1 पॉइंट पे प्रेशर, P0 प्लस ρg h1, ये तो प्रेशर हो गया। अब रेफरेंस लेवल से हाइट बताओ, 1 पॉइंट की हाइट कितनी है, 1 पॉइंट की रेफरेंस लेवल से हाइट 0, क्योंकि मैंने रेफरेंस यही ले लिया, उसको लेते तो बात अलग थी, आंसर उससे भी वही आएगा। अब 1 पॉइंट पे स्पीड हाफ ρv², बोलो कोई तकलीफ हो? अब 2 पॉइंट पकड़ते हैं, 2 पॉइंट पे बताओ प्रेशर कितना है, 2 पॉइंट पे प्रेशर P0। 2 पॉइंट की रेफरेंस लेवल, याद रहे रेफरेंस लेवल से हाइट क्या है, h1 प्लस h2। अब 2 पॉइंट पे बताओ लिक्विड की स्पीड क्या है, 2 पॉइंट पे लिक्विड की स्पीड 0, क्योंकि रुक जाएगा। अब देखो, P0 कट गए, यहां देखना ρg h1 और ρg h1 ये भी कट गए, तो बचा क्या, हाफ ρv², ρg h2। क्लियर है बच्चों? तो यहां से तुम्हारे पास आ गया v इक्वल टू √2gh2, खत्म। तो वही मैंने तुम्हें सिखाया था
कि अगर h हाइट तक लिक्विड जा रहा है या h2 हाइट तक लिक्विड जा रहा है तो स्पीड तुम्हारी कितनी हो जाएगी, √2gh2। खत्म। बोलो बच्चों, कोई तकलीफ हो? कर लो फटाफट। तो बच्चों अब मुझे बताओ, इसमें कोई तकलीफ? चले आगे, ठीक है। बाकी बच्चों जिसका हो गया हो वो एक बार एडवांस वाले डीपीपी में क्वेश्चन नंबर 31 बच्चों एक बार ट्राई करें। एडवांस वाले डीपीपी में क्वेश्चन नंबर 31। इतना नोट कर लिया बच्चों, हटा दो इसे। बच्चों इसे मैं फिर हटा देता हूं, ठीक। अब वापस देखो बच्चों, अगर थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहो, हालांकि मतलब नहीं है उससे कंफ्यूजन और बढ़ेगा, लेकिन बस बता रहा हूं जितना मैंने बताया वो सफिशियंट है, कम कंफ्यूजिंग है, आसान है ये। अपने मॉड्यूल से पढ़ना चाहो तो साइफोन ऐसे दे रखा है, बट मेरा सजेशन ये है जितना मैंने बताया बेटर है, वो ठीक है। पर फिर भी रीड करना चाहो तो कर सकते हो। ऐसे ही इसमें पिटोट ट्यूब, थोड़ा अजीब सा डायग्राम और अलग तरीके से बताया है, उससे बेटर वो है, उससे बेटर जो मैंने बताया है वो है। क्लियर है? पर फिर भी पढ़ना चाहो बात एक ही है, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब एक बार ये वाला डायग्राम ड्रॉ करो, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूँ। इस एग्जाम्पल को तुम लिखो। तो एग्जाम्पल में दो चीजें तुमसे पूछी हैं, एक तो तुम्हें V2 बताना। इस साइड एरिया है 0.01 मीटर स्क्वायर, स्पीड V2, प्रेशर P2। एरिया 0.02 मीटर स्क्वायर, प्रेशर 40,000 पास्कल, स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, और पानी फ्लो कर रहा। लिक्विड कौन सा है? पानी। पानी की डेंसिटी हमें पता होती है 10⁻³ ठीक है। तो एक बार बच्चों डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूं। तो बच्चों डायग्राम देख के बताओ, एरिया 0.02 मीटर स्क्वायर और 0.01 मीटर स्क्वायर, एरिया कितना हो गया? इधर तुम लोग 0.02 0.01, एरिया कितना हो गया? एरिया कितना हो गया है? हाफ। तो एरिया अगर हाफ हुआ है तो स्पीड क्या होगी? पक्का है, क्योंकि ए बी कांस्टेंट तो होना ही चाहिए। तो एरिया अगर हाफ हुआ है तो स्पीड क्या हो जाएगी? डबल। कोई दिक्कत? अब स्पीड डबल हो गई तो एक का आंसर तुम्हारे पास डायरेक्टली आ गया। यहां स्पीड है 2, तो वहां स्पीड डबल होके कितनी हो जाएगी? 4 मीटर पर सेकेंड। बच्चों बताओ इसमें कोई तकलीफ? अब दूसरी चीज तुमसे पूछी है P2, यहां पे प्रेशर निकालना। मान लो ये पॉइंट है 2, ये पॉइंट मैंने 1 मान ली, और इसी को मैंने रेफरेंस लेवल बोल दिया। अब बच्चों तुम इसको रेफरेंस लेवल मानते हुए 1 और 2 पे बर्नौली इक्वेशन लगाओ। 1 और 2 पे बर्नौली इक्वेशन लगाओ, एक बार खुद ट्राई करो, फिर मैं डिस्कस करूं। स्पीड में बच्चों कोई दिक्कत? अब
रेफरेंस लेवल मैंने तुम्हें बता ही दिया, 1 और 2 पॉइंट पे केवल बर्नौली इक्वेशन लगानी है। P1 तुम्हें ऑलरेडी पता है, P1 पता है, P2 निकल आएगा। करो एक बार। तो बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूं, तुम लोग देखो। P1, तो P1 ये है। P1 की वैल्यू अगर मैं लिखता हूं तो 4 × 10⁴ ये P1। अब बच्चों बताओ 1 पॉइंट रेफरेंस लेवल से किस हाइट पे है? बोलो बच्चों, 1 पॉइंट रेफरेंस लेवल से किस हाइट पे है? 0। तो रेफरेंस लेवल से 0 हाइट पे है, तो रो जी 0। अब 1 पॉइंट पे बताओ स्पीड कितनी है? 1 पॉइंट पे स्पीड 2। वाटर है तो डेंसिटी मैंने 10⁻³ ले ली, तो P1 प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो बी स्क्वायर। अब बताओ 2 पे प्रेशर P2, 2 पॉइंट की रेफरेंस लेवल से हाइट क्या है? 0। तो रो जी 0 हाफ रो 10⁻³। बताओ 2 पॉइंट पे स्पीड क्या है? 2 पॉइंट पे तुम्हारी स्पीड क्या है? 4। तो 4 का स्क्वायर। ये क्लियर है? अब वापस देखो, ये टर्म खत्म हो गया, ये हुआ 40,000। इसे देखो, 2 कट गया, बचा ये 2,000। उधर P2 ये 8,000। बोलो कोई तकलीफ हो? 40,000 प्लस 2,000 42,000, 42,000 में से 8,000 गया, कितना बचेगा? 34,000। तो सेकंड पॉइंट पे प्रेशर तुम्हारा कितना आ गया? 34,000 पास्कल। बताओ बच्चों, कहीं कोई तकलीफ? देखो वो मैं बताऊंगा, अभी 2 मिनट रुको, इतना कर लो। इतना बच्चों कर लो, फिर मैं वापस डिस्कस करता हूं। बच्चों मैथमेटिकली या इक्वेशन लिखने में कहीं दिक्कत लग रही हो पूछे इधर। अब बच्चों समझो, जनरली जो हमारा लॉजिक कहता है वो यही कहता है जो तुम बोल रहे हो, कि हमारा लॉजिक यही कहता है कि जहां पाइप की रेडियस कम है, जहां पाइप की रेडियस कम है, लिक्विड तेजी से जाएगा, तो वहां प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। इसको तुम ऐसे समझो, जैसे मान लो कहीं भगदड़ मच गई, भगदड़ मच गई, लोग चौक हो गए, एक के ऊपर एक मान लो प्रेशर करके निकलना चाह रहे, पर नहीं निकल पा रहे हैं, तो वहां प्रेशर बढ़ जाएगा। और ये अगर पैसेज प्रॉपर हो, बहुत प्रॉपर पैसेज हो, या इवन मान लो मैराथन दौड़ हो रही हो, बहुत सारे लोग एक साथ दौड़ रहे हैं, लेकिन उनको दौड़ने के लिए स्पेस मिल पा रहा, दौड़ने के लिए स्पेस मिल पा रहा है, तो वहां प्रेशर अपना कम होगा। तो यहां जब वो स्पीड से भागते हैं, स्पीड से भागते हैं, तो स्पीड से भागने की वजह से एक दूसरे पे कम फोर्स अप्लाई कर पाएंगे। तो नॉर्मल लॉजिक हमारा यही कहता है कि जहां स्पीड ज्यादा होगी वहां प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, ऐसा हमारा माइंड कहता है। या जहां रेडियस कम है वहां प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, लेकिन मैथमेटिकली इसका उल्टा है। तो ये चीज दिमाग में पहले रखनी है, क्योंकि तुम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम्हारा दिमाग तुमसे यही कहेगा कि जहां रेडियस कम है, स्पीड ज्यादा है, वहां प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। थोड़े टाइम बाद जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ भूल जाओगे, तो पक्का जो तुम्हारा दिमाग बोलेगा वही तुम एग्जाम में टिक करके आओ। समझ रहे हो? तो याद रहे, ऐसा नहीं करना।
जहां स्पीड ज्यादा होगी वहां प्रेशर कम होगा। ये अभी मैं लिखवा भी दूंगा क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज आता है। तो अब बच्चों पॉइंट समझो, मुझे बताओ। तो ये है लेफ्ट राइट। बच्चों बताओ किस तरफ एरिया कम है? बोलो बच्चों किस तरफ एरिया कम है? राइट। तो स्पीड कहां ज्यादा है? स्पीड कहां ज्यादा है? राइट। और प्रेशर कहां कम आया है? राइट। तो जहां स्पीड ज्यादा वहां प्रेशर कम, जहां स्पीड ज्यादा वहां प्रेशर कम। ये पॉइंट बच्चों समझे। लेकिन याद रहे हॉरिजॉन्टल ट्यूब में, वर्टिकल ट्यूब में क्या है, एमजीएच का फर्क आ जाएगा, वो अलग चीज है। हॉरिजॉन्टल ट्यूब अगर होगी तो जहां स्पीड ज्यादा वहां प्रेशर कम। ये चीज क्लियर है। अब बच्चों इतना नोट सबने कर लिया ना? इसमें एक पॉइंट बच्चों फिर तुम लिख लो, नोट करके बच्चों एक ट्यूब पॉइंट लिख लो, फिर मैं आगे डिस्कस कर दूं। इन ए हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऑफ फ्लो वेयर स्पीड इज मोर प्रेशर विल बी लेस। तो बच्चों इस चीज का हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे और बहुत ज्यादा काम में भी आती है। तो जहां स्पीड ज्यादा होगी वहां प्रेशर कम, जहां स्पीड ज्यादा होगी वहां प्रेशर कम। ये पॉइंट बच्चों समझ गए। अब इसके रियल लाइफ में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं उनको तुम समझो। तो एक क्वेश्चन बच्चों ये रहता है, जैसे मान लो अगर मैं एग्जांपल लूं, तो कुछ ट्रेन्स होती हैं, जैसे राजधानी है, वंदे भारत है, जो प्रीमियम ट्रेन होती है, वो तुमने देखा होगा हर एक स्टेशन पे नहीं रुकती। जैसे मान लो लेट्स से धौलपुर स्टेशन, अब राजधानी एक्सप्रेस वहां से जा रही है तो धौलपुर पे नहीं रुकेगी। मान लो वहां से वंदे भारत जा रही है तो वहां पे नहीं रुकेगी। अब ये मान लो ट्रेन है, ट्रेन ये है, तुम यहाँ बिल्कुल पास में खड़े हो, सोच रहे हो कि भाई पटरी पे थोड़ी खड़ा हो कि ट्रेन टक्कर मार देगी। समझ रहे हो? ट्रेन की प्लेटफॉर्म या जहां पटरी होती है वो ये है, तुम उससे थोड़ी डिस्टेंस पे खड़े हो तो सोच रहे हो कि भाई टक्कर थोड़ी मारेगी, ऑब्वियस सी बात है नहीं मारेगी। अब होता ये, जैसे मान लो कुछ ट्रेन रुकने वाली होती है, उनमें उतनी रिस्क नहीं है। लेकिन वंदे भारत की अगर मैं बात करूं, तो सपोज तुम धौलपुर स्टेशन पे बिल्कुल पास में खड़े हो, ट्रेन बहुत रफ्तार से वहां से निकल जाएगी क्योंकि उसे रुकना तो है नहीं। तो बहुत रफ्तार से जब वहां से निकलेगी तो ट्रेन के आसपास जो एयर चिपकी हुई है वो बहुत रफ्तार से वहां से मूव करेगी। समझ पा रहे हो? मान लो ट्रेन ये रही, बहुत रफ्तार से ऐसे मूव कर रही, तो ट्रेन से जो एयर पार्टिकल चिपके हुए होंगे वो भी बहुत रफ्तार से मूव करेंगे। तो यहां स्पीड हो गई ज्यादा, स्पीड ज्यादा हो गई तो प्रेशर क्या हो गया, कम। तो अब समझो, यहां प्रेशर ज्यादा है, यहां प्रेशर सॉरी यहां प्रेशर कम है, यहां प्रेशर ज्यादा है। तो ज्यादा से कम की तरफ एक फोर्स तुम पे ऐसे लगेगा, फोर्स तुम पे ऐसे लगेगा और वो तुम्हें ट्रेन की तरफ खींच लेगा। तो अगर तुम बहुत पास में खड़े हो तो तुम अपना लॉजिक ये लगाओगे कि भाई पास में खड़े हैं टक्कर थोड़ी मारेगी। सही है, टक्कर नहीं मारेगी, लेकिन प्रेशर डिफरेंस की वजह से फोर्स क्रिएट होगा, उसकी वजह से वो तुमको अपने पास खींच सकती है, पास खींच सकती है। उसी वजह से बेटर ये होता है कि डिस्टेंस मेंटेन करके खड़े हो। समझ पा रहे हो बच्चों? तो ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये पॉइंट क्लियर है भाई? चले आगे, नेक्स्ट पॉइंट। बच्चों एरोप्लेन तुमने देखा होगा हवा में उड़ता, उसमें भी यही प्रिंसिपल यूज होता है। जैसे देखो बच्चों, ये एरोप्लेन के विंग्स मान लो, इधर आ जाओ, ये एरोप्लेन के विंग्स मान लो। तो एरोप्लेन के जो विंग्स होते हैं उनको एरोडायनेमिकली इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि ऊपर जो एयर है उसकी डिजाइनिंग कुछ इस तरह से की जाती है कि उस विंग्स के ऊपर की जो स्पीड होती है हवा की वो कम रखते हैं। ऊपर सॉरी ऊपर क्या करते हैं, स्पीड ज्यादा कर देते हैं, जैसे ये विंग्स हैं तो यहां स्पीड ज्यादा कर देते हैं। विंग्स ये है, यहां स्पीड ज्यादा की है, यहां स्पीड कम।
तो जहां स्पीड कम वहां प्रेशर ज्यादा, और जहां स्पीड ज्यादा वहां प्रेशर कम। समझ गए बच्चों? अब समझो, यहां प्रेशर ज्यादा है तो इधर प्रेशर की वजह से फोर्स लगेगा P1 वन इंटू एरिया, विंग्स का एरिया। यहां फोर्स लगेगा P2 इंटू एरिया। लेकिन बच्चों ये वाला प्रेशर ज्यादा है, ये वाला प्रेशर ज्यादा है, तो एक नेट फोर्स प्रेशर डिफरेंस इंटू एरिया आ जाता है, और उसकी वजह से तुम्हारा एरोप्लेन हवा में टिक पाता। तो एरोप्लेन के जो विंग्स होते हैं वो उस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि भाई ऊपर की तरफ स्पीड बढ़ जाए, नीचे कम हो जाए। उसकी वजह से एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया फोर्स हो गया, जो कि प्लेन के एमजी को बैलेंस कर लेता। समझ गए बच्चों? इसमें कोई दिक्कत? ठीक। उसके अलावा बच्चों जैसे एक टर्म होता है स्प्रे पंप। स्प्रे पंप जैसे मैं बताऊं, जैसे एरोप्लेन के विंग्स इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं एरोडायनेमिकली कि यहां स्पीड ज्यादा हो जाती, यहां स्पीड ज्यादा, यहां स्पीड कम। तो स्पीड ज्यादा, प्रेशर कम, प्रेशर ज्यादा, तो उस वजह से ओवरऑल फोर्स लगेगा और वो टिक जाएगा। एक और बच्चों अगर मैं बताऊं, स्प्रे पंप कहां चला गया, ये रहा। ये बच्चों स्प्रे पंप होता है, शायद घरों में तुमने देखा हो, तो अब तो शायद बहुत कम ही दिखता है। जो तुमने देखा होगा वो पिचकारी होगी, वो अलग चीज होती है, स्प्रे पंप अलग चीज है। ठीक है? तो स्प्रे पंप में क्या होता है वो समझो। नीचे एक डिब्बी लगी होती, उस डिब्बी में मान लो जो भी केमिकल वगैरह है वो भर दिया जाता। अब उसको तुम्हें मान लो पेड़ पौधों पे छिड़कना है, तो इंटेंशन ये होता है कि एक ही जगह केमिकल ना गिरे, बहुत छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स गिरे। तो किया ये जाता है, केमिकल इसमें भर दिया, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। इसको तुमने खींचा तो हवा भर गई। क्या भर गई? हवा। तुमने दबाया तो हवा बहुत तेजी से निकली। तो यहाँ छोटी सी नोजल से बहुत तेजी से हवा निकलेगी, बहुत तेजी से हवा निकलेगी। तो यहाँ स्पीड ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है तो यहाँ प्रेशर कम हो गया, यहाँ नॉर्मल प्रेशर है। तो लिक्विड ऐसे ऊपर चढ़ेगा और इस हवा के साथ मिक्स होके निकलेगा। तो उससे क्या होगा, प्रॉपर ड्रॉपलेट जैसी बन जाएंगी और प्रॉपर तरीके से तुम्हारा स्प्रे हो पाएगा। तो इसमें इसे यूज किया जाता है। समझ पाए बच्चों? अब एक और चीज बच्चों फिर हम डिस्कस कर रहे हैं, जो मैंने तुम्हें बताया उसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट करो। डीपीपी 4 जो मैंने तुम्हें दिया है, क्वेश्चन 13, डीपीपी 4 क्वेश्चन नंबर 13। डीपीपी 4 क्वेश्चन नंबर 13 एक बार अटेम्प्ट कर लो, फिर मैं डिस्कस कर रहा हूं। Water is flowing in a horizontal pipe of non-uniform cross section at the most contracted place। तो मान लो कोई नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का पाइप है, तो ये सबसे कॉन्ट्रैक्टेड प्लेस है। तो बच्चों बताओ इस पॉइंट पे स्पीड क्या होगी? स्पीड ज्यादा, स्पीड ज्यादा तो प्रेशर कम। तो हॉरिजॉन्टल ट्यूब में जहां स्पीड ज्यादा वहां प्रेशर कम। अब ऑप्शन देखो, वेलोसिटी ऑफ वाटर विल बी मैक्सिमम एंड प्रेशर मिनिमम, पहला सही है क्या? स्पीड ज्यादा प्रेशर कम, बिल्कुल सही बात है, पहला ही सही हो जाएगा। मोस्ट कॉन्ट्रैक्टेड प्लेस में स्पीड तो सबसे ज्यादा होगी और प्रेशर क्या होगा? सबसे कम। कोई तकलीफ? नेक्स्ट बच्चों देखो, ये उसी डीपीपी 4 में क्वेश्चन 17 है। अब इस तरह की ट्यूब है बच्चों, तुम देखो ए बी सी, ए बी सी, सबसे कम एरिया कहां पे? सबसे कम एरिया कहां पे? तो सबसे ज्यादा स्पीड, तो सबसे कम प्रेशर बी पे, सबसे कम प्रेशर बी पे।
तो बी पे सबसे कम प्रेशर होगा। इन दोनों के एरिया बराबर दिख रहे हैं, तो इन दोनों पे स्पीड बराबर होगी, इन दोनों पे प्रेशर बराबर होगा। अब कई बार क्या किया जाता है, इन्हीं में ऐसे ट्यूब्स लगा देते हैं। ट्यूब्स लगा दी, ट्यूब्स लगा दी, तुम्हारा लॉजिक क्या कहेगा कि यहाँ स्पीड ज्यादा है, यहाँ स्पीड ज्यादा है, यहाँ ज्यादा हाइट तक लिक्विड चढ़ जाएगा। गलत है। समझो, यहाँ प्रेशर ज्यादा है। प्रेशर कहां पे ज्यादा है? यहाँ पे। तो यहाँ प्रेशर ज्यादा है तो यहाँ लिक्विड ज्यादा हाइट तक फ्लो करे, यहाँ लिक्विड ज्यादा हाइट तक चढ़ जाएगा। यहाँ प्रेशर कम है तो यहाँ लिक्विड कंपैरेटिवली कम हाइट तक चढ़ेगा, यहाँ वापस उसी के बराबर है, तो यहाँ दोनों की हाइट बराबर हो। कई बार हमसे प्रेशर डिफरेंस पूछा जाता है, इन दोनों पॉइंट का प्रेशर डिफरेंस निकालो, तो जो हाइट में डिफरेंस होगा वही प्रेशर डिफरेंस होगा। क्योंकि हाइट में डिफरेंस क्यों आ रहा है? प्रेशर की वजह से। समझ पाए बच्चों? तो अब बताओ, हालांकि ये डायग्राम तो ऑलरेडी बना ही हुआ है, लेकिन जनरल बात बता रहा हूं। एग्जाम में तुम क्या करोगे, इसकी हाइट सबसे ज्यादा, जैसे चार ऑप्शन तुमको दे दिए, कौन सा सही डायग्राम, तुम्हें ऐसा लगेगा इसकी हाइट सबसे ज्यादा होगी। गलत है, इसकी हाइट सबसे कम होगी, क्योंकि यहां प्रेशर सबसे कम। बाई चांस इसका एरिया अगर मैं ज्यादा कर दूं तो यहां प्रेशर और ज्यादा हो जाएगा, तो इसकी हाइट सबसे ज्यादा हो जाएगी। और प्रेशर डिफरेंस पूछा जाए तो हाइट डिफरेंस के बराबर ही प्रेशर डिफरेंस होगा। ये पॉइंट बच्चों समझ गए? अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत? ठीक है। तो अब इसमें आंसर निकालना चाहो तो बच्चों बताओ कौन सा होना चाहिए? हाइट ऑफ लिक्विड इन ट्यूब ए एंड सी सेम, सही है, और बी में सबसे कम। ठीक। नेक्स्ट बच्चों आप देखो, इस तरह से लिख लो मैग्नस इफेक्ट, फिर लाइन लिख लो। क्या मतलब होता है मैं समझाता हूं। मैग्नस इफेक्ट, तो बच्चों ये क्या होता है अभी मैं समझाता हूं, पहले इतना लिख लो। तो बच्चों आप में से बहुत सारे लोग क्रिकेट खेलते हैं, देखते भी हैं, ठीक है। अब उसमें एक टर्म होता है बॉल को स्विम करना, बॉल को स्विम करना। तो बच्चों आप समझो, स्विम करना नहीं, मैं केवल उसके पीछे की फिजिक्स बताऊंगा और कुछ नहीं। हालांकि जो अच्छी स्विम करते हैं उनको भी उसका लॉजिक नहीं पता होगा। खैर हाँ, तो समझो, पहले एक बार लाइन लिख लो, फिर उसका मतलब क्या होता है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। तो बच्चों समझो, जैसे मान लो कोई भी, अगर हम एक पर्टिकुलर नाम लें, हमारा क्या नाम है? धैर्य। ओके। तो मान लो जैसे मैंने बॉल धैर्य के सामने फेंकी और इनको कैच कर, इनको कैच करना। तो समझो, बस मान लो मैंने फेंकी, जनरली पाथ कैसा होगा? जनरली पाथ अगर मैं देखूंगा तो ऐसा पैराबोलिक पाथ होगा। समझ गए बच्चों? अगर मैं बॉल को फेंक रहा हूं, सपोज धैर्य के जस्ट सामने खड़े होके बॉल को फेंक रहा हूं, तो इस तरह से पैराबोलिक पाथ होगा। ये चीज क्लियर है? अब अगर तुम ऑब्जर्व करो तो बॉल को हम क्या करते हैं, कई बार घुमा के फेंक, जैसे मान लो मैं फेंक तो रहा हूं, लेकिन बॉल को एक सेल्फ रोटेशन भी देती, तो बॉल मूव तो कर रही है लेकिन घूमते हुए ऐसे मूव कर रही। समझ पा रहे हो? अब घूमने से क्या होगा, मान लो बॉल पहले ऐसे v स्पीड से जा रही थी, तो इसके सेंटर ऑफ मास की स्पीड भी, अब मान लो वो ओमेगा से घूम रही है, तो ऊपर वाले पॉइंट को देखो, v तो चलने की वजह से, घूमने की वजह से ओमेगा, नीचे वाला पॉइंट v तो चलने की वजह से, घूमने की वजह से ओमेगा, तो ऊपर स्पीड क्या हो गई, v प्लस ओमेगा, और नीचे स्पीड क्या हो गई, v माइनस ओमेगा। बोलो बच्चों, कहीं कोई दिक्कत? ये चीज क्लियर है? अब बताओ स्पीड किस पॉइंट पे ज्यादा है, ऊपर या नीचे? ऊपर स्पीड ज्यादा है, तो ऊपर, जैसे मान लो जो भी लोग स्विम करते हैं, अधिकतर तुम देखोगे बॉल में एक जगह सिलाई होती है,
वहां रफनेस होती है, तो उसी साइड से घुमा के फेंकते हैं, उसी सिलाई की तरफ से वो घुमा के फेंकते हैं। अब कई बार तुम एक न्यूज पढ़ते हो, पीछे उठ जाओ तुम वहां से, कई बार तो मैं टोक चुका हूँ, उठ जाओ तुम वहां से, आ जाओ अपनी जगह पे, 5-7 दिन फिर बैठो, तब शायद समझ में फिर आ जाए। तो अब देखो बच्चों, कई बार ये रहता है, तुमने सुना होगा बॉल टेम्परिंग करना। बॉल टेम्परिंग में यही किया जाता है, उसको रफ ज्यादा कर दिया जाता है। रफ करने से क्या होता है, उसमें एयर ज्यादा ट्रैप होगी, एयर ज्यादा ट्रैप होगी तो वो एयर को ज्यादा मूव करा पाएगी। तो अब कंक्लूजन समझो, ऊपर स्पीड ज्यादा है, ऊपर मान लो बच्चों स्पीड ज्यादा है, नीचे स्पीड कम है, तो जहां स्पीड ज्यादा वहां प्रेशर कम। तो अब ऊपर स्पीड ज्यादा है तो यहां कम प्रेशर, यहां ज्यादा प्रेशर, तो ज्यादा प्रेशर, तो मान लो P इंटू एरिया, यहां छोटा p इंटू एरिया, ये फोर्स इधर, ये फोर्स इधर, ये फोर्स ज्यादा है तो ओवरऑल फोर्स ऊपर लगेगा। तो मान लो जो बंदा है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि यहाँ उसके हाथ में बॉल आएगी, लेकिन वो डेविएट करके इधर चली जाए क्योंकि फोर्स ऊपर लग गई, फोर्स ऊपर लग गया, तो जनरल पाथ ये होना चाहिए था, लेकिन ऊपर फोर्स लगने की वजह से ग्रेविटी के काउंटर में एक और ऊपर फोर्स आ जाएगा, तो वो इस पाथ को फॉलो करेगा। ये समझ गए? अब यही मान लो मैंने इसे क्लॉकवाइज ना घुमा के एंटी क्लॉकवाइज घुमा के फेंका होता, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं घुमा के फेंकता तो इसका रिवर्स हो जाता, यहां स्पीड कम हो जाती, यहां ज्यादा। तो उस केस में क्या है, ये वाला फोर्स ज्यादा हो जाता। तो नॉर्मल ऐसे जानी चाहिए थी, अगर मैं क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज घुमा के फेंकता हूं तो बंदा एक्सपेक्ट करेगा कि यहां बॉल आनी चाहिए, लेकिन बॉल पहले ही गिर के इधर आ जाएगी। तो जो हम एक नॉर्मल एक्सपेक्टेशन करते हैं उससे अलग चली जाती। यही मान लो वो इस तरह से घुमा के फेंक रहा, समझ रहे हो ऐसे, एक तो यूं घुमा रहा है और एक मान लो यूं घुमा के फेंक रहा, तो उसमें यहां स्पीड का फर्क आ गया तो इस तरफ फोर्स आ जाएगा। समझ रहे हो? मान लो अभी ऐसे बॉल घुमाई क्लॉकवाइज तो यहां गिर रही है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाई तो यहां गिर रही है। अब मान लो बॉल को यूं घुमा के फेंका है तो फोर्स इस तरफ आ जाए, तो बंदा सोचेगा बॉल इधर आ रही है, बट वो हवा में डेविएट होके इधर चली जाएगी। दूसरी डायरेक्शन में घुमा के फेंका है तो उधर चली जाएगी। तो जो वो उम्मीद कर रहा है उससे उसका पाथ डेविएट हो रहा है, इसी को हम मैग्नेस इफेक्ट बोलते हैं। इतना नोट कर लिया बच्चों? तो इन सब के पीछे मेन फंडा क्या है, जहां स्पीड ज्यादा वहां प्रेशर कम। सेम बच्चों फुटबॉल में भी रहता है, इतना नोट कर लिया होगा। फुटबॉल में भी बच्चों कई बार बॉल को सेंटर पे हिट करो तो सीधी जाएगी, कई बार साइड में हिट करते हैं तो ऐसे घूम के जाती। तो जो गोलकीपर होगा यहां बॉल आने वाली है, लेकिन वो घूमने की वजह से ऐसे, या कई बार ऐसे चली जाती, तो उसको एक पर्टिकुलर किक नाम देते हैं, शायद बनाना किक बोलते हैं उसे, ठीक है ना? तो ठीक, तो ऐसे घुमा के जब फेंकते हैं तो बनाना जैसा शेप बन जाता है और उस तरह से वो गोल के अंदर चली जाती है, तो वो रहता है। खैर, मैग्नस इफेक्ट क्या होता है वो समझ गए। इन सब के पीछे मेन लॉजिक क्या है, जहां स्पीड ज्यादा वहां प्रेशर कम। ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है। अब वापस देखो, ये जो मैंने तुम्हें बताया, थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो, आपके मॉड्यूल में है, ठीक है। अब बच्चों फर्दर मैं चीजें डिस्कस कर रहा हूं उसे तुम देखो। तो अब नेक्स्ट हेडिंग बच्चों लिख लो वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर, तो ये डायग्राम ड्रॉ कर लो फिर मैं आगे डिस्कस करता हूं। वेंचुरी मीटर, तो वेंचुरी मीटर क्या होता है, इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज किया जाता है। जैसे किसी भी इंडस्ट्री में तुम विजिट करो तो बहुत सारे केमिकल, ऑयल, बहुत सारी चीजें उसमें एक साथ फ्लो करती, तो उनकी फ्लो स्पीड कितनी है वो सब पता करने के लिए वेंचुरी मीटर यूज किया जाता है।
तो वेंचुरीमीटर एक कुछ इस तरह का इक्विपमेंट मान लो, ठीक है। तो बच्चों एक बार इतना कंप्लीट या इतना ड्रॉ कर लो, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूं। तो इट इज a डिवाइस विच यूज टू मेजर स्पीड ऑफ फ्लो एंड वॉल्यूम फ्लो रेट। तो इसका काम क्या है, पाइप में जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड क्या है वो तुम पता कर सकते हो। और क्या काम है, और इसका काम होता है फ्लो रेट। जैसे स्पीड पता चल गई, डायमीटर तुम्हें पता है, रेडियस पता है, तो एरिया पता है। तो अगर स्पीड पता है तो एरिया इनटू वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फ्लो रेट। तो एक चीज निकल आई तो दूसरी तो अपने आप आ जाएगी। अब जो अभी मैंने तुम्हें डिस्कस किया वही कंसेप्ट इसमें यूज किया जाता है। मान लो लिक्विड ऐसे फ्लो कर रहा है, ये 1 पॉइंट, यहाँ प्रेशर P1, एरिया A1, स्पीड V1, ये 2 पॉइंट, यहाँ प्रेशर P2, एरिया A2, स्पीड V2। अब बच्चों बताओ किस पॉइंट पे स्पीड ज्यादा होगी, 1 या 2? किस पॉइंट पे स्पीड ज्यादा होगी, 2 पे। तो वहां स्पीड ज्यादा तो प्रेशर कम, प्रेशर कम। तो अब समझो, यहां देखो लिक्विड लेवल थोड़ा कम हाइट तक जाएगा, यहाँ लिक्विड लेवल ज्यादा हाइट तक जाएगा, तो हाइट में डिफरेंस आ जाएगा। जो हाइट में डिफरेंस होगा वही प्रेशर में डिफरेंस होगा। इसके थ्रू हम फ्लो स्पीड निकाल लेते हैं। तो एक बार इतना ड्रॉ कर लो, फिर हम आगे चीजें डिस्कस कर रहे हैं। इनका क्रॉस सेक्शन एरिया बोल रहा हूँ। देखो प्रेशर हाइट पे डिपेंड करता है, एरिया से फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लो हम एरिया बदल भी दें बहुत फर्क नहीं पड़ेगा जब तक हम सरफेस टेंशन वगैरह काउंटिंग में, ठीक है। अब बच्चों समझो, यहां से लिक्विड आ रहा है, यहां से जा रहा है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हम बोल सकते हैं A1V1 इक्वल टू A2V2। बोलो बच्चों इसमें कोई तकलीफ, A1V1 इक्वल टू A2V2, ठीक। यहां से अगर मैं, यहां से अगर मैं V1 लिखता हूं तो V1 मेरे पास आ जाएगा A2V2 बाई A1। बताओ बच्चों इसमें कोई तकलीफ, जितना यहां से लिक्विड आ रहा है उतना ही जाएगा। तो A1V1 इक्वल टू A2V2, ये रिजल्ट आ गया। बोलो यहां तक कोई तकलीफ, ठीक। अब मैं वही बर्नौली इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूं, फ्रॉम बर्नौली इक्वेशन। तो बच्चों रेफरेंस लेवल मैंने ये लिया। अब पहले पॉइंट पे प्रेशर, पहले पॉइंट पे प्रेशर क्या है P1, बताओ उसकी रेफरेंस लेवल से, उस पॉइंट की, उस पॉइंट की रेफरेंस लेवल से हाइट क्या है, उस 1 पॉइंट की रेफरेंस लेवल से हाइट क्या है, 0। वो उसी पे है। ऐसा नहीं कि तुम उस H1 को ले लो, रेफरेंस लेवल से उसकी हाइट। तो रो जी 0, स्पीड हाफ रो V1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, V2 स्क्वायर, A1 स्क्वायर। ये V1 हो गया। अब दूसरे पॉइंट पे आओ, प्रेशर P2, उसकी हाइट क्या है, 0, हाफ रो V2 स्क्वायर। अब बच्चों देखो,
इसको यहां लेके आ रहा हूं, जीरो वाले टर्म हट गए, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं P1 माइनस P2 हाफ रो P2 स्क्वायर 1 माइनस A2 बाई A1 स्क्वायर। इसको यहां लेके आओगे, ये आ जाएगा। अब फिर देखो, इसी को मैं नीचे भेज रहा हूं, तो अब मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, तुम देखो B2 P1 माइनस P2 एक तरीके से डेल्टा P, तो 2 डेल्टा P, 2 डेल्टा P रो 1 माइनस A2 स्क्वायर A1 स्क्वायर का अंडर रूट। तो स्पीड बच्चों ये निकल आई, ये V2 आया है। बाई चांस क्वेश्चन में V1 पूछता है, तो मेरा कहना ये फॉर्मूला भी मैं बताऊंगा किस तरह से याद रख लो, पर पहले हम कंसेप्ट सीख रहे हैं। V2 ये आ गया। बाई चांस अगर वो V1 पूछता है, तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2, वहां से V1 आ जाएगा। मान लो वो फ्लो रेट पूछता है, V2 तुम्हें पता है, इंटू A2 कर दो, फ्लो रेट आ जाएगी, खत्म। उस साइड से पूछता है, तो दोनों में सेम ही होगी, तो जो फ्लो रेट यहां होगी वही फ्लो रेट यहां होगी। एक बार बच्चों पूरी स्टेप देखो, कहीं कोई दिक्कत लग रही हो पूछो। तो ये एनसीईआरटी में है, ये एनसीईआरटी में है। साइफोन पिटोट ट्यूब वो भले ही काम के नहीं है, पर ये स्कूल एग्जाम के हिसाब से भी काम में। इतना समझ गए? अब बच्चों समझो, प्रेशर डिफरेंस हमें चाहिए, प्रेशर डिफरेंस। तो प्रेशर डिफरेंस हम कैसे लिख सकते हैं, अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें, इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो इन दोनों में हाइट डिफरेंस कितना है, डेल्टा एच। तो प्रेशर डिफरेंस मान लो यही वाला लिक्विड है, तो रो जी डेल्टा एच, रो जी डेल्टा एच। तो रो जी डेल्टा एच रख दोगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। बट हम एक फॉर्मूला जैसा बना रहे हैं, वो ये। बच्चों इधर अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत? क्लियर है? बोलो बच्चों, कोई डाउट हो? तो एक बार मैं फिर बता रहा हूं, A1 V1 A2 V2, तो V1 यहां से ये आ गया, 1 पॉइंट पे प्रेशर P1, रेफरेंस लेवल से हाइट 0 है, हाफ रो V1, P1 ये है उसका स्क्वायर, ये आ गया P2 रो जी 0, हाफ रो V2 स्क्वायर। ये टर्म तो खत्म हो गए, P2 उधर भेजा, P1 माइनस P2 ये। ठीक है? इस पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं देखता हूं, तो प्रेशर डिफरेंस मेरे पास होगा रो जी डेल्टा एच, या H2 माइनस H1। तो जब प्रॉपर डेटा होगा आंसर निकाल पाओगे। बच्चों अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत? अब एक कंक्लूजन समझो बच्चों, क्योंकि वो पैटर्न बहुत ज्यादा यूज होता है और लगभग सारे क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाते हैं। इधर बच्चों अब देखो, इतना पहले कर लो फिर मैं बताता हूँ, क्योंकि उस एक फॉर्मूले से अपने काफी मेहनत बच जाती है। क्योंकि बर्नौली हर जगह लगाओगे, कहीं ना कहीं दिक्कत लगेगी। इतना कर लिया बच्चों? सबने कर लिया? ठीक है बच्चों, ये नोट कर लिया ना? ठीक है। अब जो मैं बता रहा हूं उसको बस ध्यान से समझो। तो बच्चों आप इधर देखें, हाँ आपकी भी बीच बीच में बहुत आवाज आ रही है, बार बार मैं नहीं टोकूंगा। याद करो बच्चों, बर्नौली के जस्ट बाद मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, ये एरिया ए, यहां एरिया स्मॉल ए, लिक्विड भरा है। अगर तुम याद करोगे, तो स्पीड तुम्हारी निकल के आई थी 2GH 1 ये वाली स्पीड, ये वाली स्पीड ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बोलो बच्चों कोई तकलीफ? ये फॉर्मूला याद है? बर्नौली के जस्ट बाद जो हमने पहला क्वेश्चन किया है वो यही है। अब इसी को ध्यान से देखो, इसमें रोज से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अब मैंने तुम्हें एक ट्रिक सिखाई थी, याद हो? इस पॉइंट और इस पॉइंट का प्रेशर डिफरेंस देखो,
प्रेशर डिफरेंस कितना है, रो जी एच। तो एक्चुअल में ये रो जी एच क्या है, प्रेशर डिफरेंस। ये क्या चीज है, प्रेशर डिफरेंस। तो स्पीड 2 इंटू प्रेशर डिफरेंस 1 माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू रो। अब यही पैटर्न लगभग हर जगह यूज होता है। तो अब तुम हर क्वेश्चन को इससे सॉल्व कर सकते। 2 इंटू डेल्टा पी। ये कई बार क्या होता है, एरिया काफी लार्ज होता है, एरिया काफी लार्ज होता है तो इसको निग्लेक्ट कर दो। तो जो मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था 2 डेल्टा पी बाई रो, वो लगा सकते हो। एरिया लार्ज नहीं है तो इसे यूज कर लो। इसमें भी तुम देखो तुम्हारा आंसर वही आया, 2 डेल्टा पी रो 1 माइनस ए टू स्क्वायर बाई ए वन स्क्वायर, वही है। ए टू यहाँ छोटा वाला एरिया है, ए वन बड़ा वाला एरिया है, वहां भी वही है। प्रेशर डिफरेंस कैसे लिखोगे, वो तुम्हें यहां से प्रोवाइड कर दिया जाएगा इस हाइट से। समझ पाए। तो हर तरह के क्वेश्चन को तुम इससे सॉल्व कर सकते हो। इवन बच्चों अब इस क्वेश्चन को देखो, ये कर लिया ना। अब देखो, हमने अभी भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये वाला। क्लियर है। अब मैं इस क्वेश्चन को उस फॉर्मूले से सॉल्व कर रहा हूं, उसको तुम देखो। मैं प्रेशर डिफरेंस निकालता हूं। तो बताओ बच्चों, यहां स्पीड कितनी आई थी, 4। तो स्पीड आ गई 4। 2 डेल्टा पी 1 माइनस छोटा एरिया और बड़े एरिया का रेशो। छोटा एरिया और बड़े एरिया का रेशो क्या है, 1/2 का स्क्वायर इंटू डेंसिटी। अब देखो, स्क्वायर करो 16, 1 माइनस 1/4 3/4। तो 2 डेल्टा पी रो इंटू 3/4 उधर भेजो। उधर भेजोगे तो 16 इंटू रो इंटू 3/4 अपॉन 2 डेल्टा पी। 8 टू 6 रो, 6 रो यानी कि 6000। प्रेशर डिफरेंस कितना होना चाहिए, 6000। 6000 का प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए। अब याद करो यहां प्रेशर कितना था, 40,000। 6,000 का डिफरेंस आ जाएगा तो वहां प्रेशर कितना हो गया, 34,000। तो यहां प्रेशर कितना आ गया, 34,000। तो पॉइंट बच्चों मेरा ये है, ये फॉर्मूला थोड़ा सा अगर तुम्हें इस पे प्रैक्टिस हो तो तुम अपनी कैलकुलेशन स्टेप, इक्वेशन वगैरह लगाना, उन सब से बच सकते। बाकी प्रॉपर कंसेप्ट वही है। प्रॉपर कंसेप्ट वही है कि आप बर्नौली इक्वेशन लगाएं। लेकिन बर्नौली इक्वेशन, रेफरेंस लो, कई बार झंझट सी लगती। तो इस फॉर्मूले को अगर रिलेट करके सॉल्व कर पाओ, उसमें भी ये मैंने बताया है, अगर ये रेशो काफी लार्ज हो तो फॉर्मूला तुम्हारा बन जाता है 2 डेल्टा पी बाई रो। तो दोनों सिचुएशन में तुम लगा सकते। बच्चों इसे कनेक्ट कर पाए अभी, इसमें कहीं कोई दिक्कत, इस फॉर्मूले को कैसे क्या यूज करना है उसमें कोई तकलीफ। अब बच्चों जो डीपीपी नंबर 4 है उसे तुम एक बार देखो। डीपीपी नंबर 4, उसमें अगर मैं डिस्कस करूं तो 9 तक बच्चों में डिस्कस कर चुका हूं। अब क्वेश्चन नंबर 10 11 इससे तुम अटेम्प्ट करो, मैं डिस्कस करता हूं। 10 और 11 कर लो। बच्चों जो फ्लूइड मैकेनिक्स वाला पार्ट होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स वाला पार्ट वो ओवर होता है। फ्लूइड मैकेनिक्स वाला पार्ट ओवर होता है। अब हम विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन स्टार्ट करेंगे, बट फ्लूइड मैकेनिक्स ओवर होता है। ठीक है। तो जो मैंने तुम्हें क्वेश्चंस दिए हैं वो एक बार अटेम्प्ट कर लो। बच्चों इसी को थोड़ा डिटेल में देखना चाहो तो तुम्हारे मॉड्यूल में ये वेंचुरी मीटर दे रखा है, उससे रीड कर सकते हो। बट जितना मैंने बताया वो सफिशियंट है, बेटर है। ठीक। अब इसे तुम अटेम्प्ट करो। वाटर फ्लो इन ए हॉरिजॉन्टल ट्यूब, द प्रेशर ऑफ वाटर चेंजेस बाई 700, ए और बी। तो बच्चों देखो ये 40,
बच्चों ये 40, ये 20, तो बताओ एरिया कितना हो गया? 40 20, 40 20, एरिया कितना हो गया? आधा। तो स्पीड डबल। तो यहां स्पीड अगर v मानोगे तो यहां कितनी होगी? 2v। कोई तकलीफ? अब वापस देखो, पूछा क्या है? फाइंड रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो यानी कि एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो बच्चों मैं इस 2v को लिख रहा हूं, 2v को, क्योंकि बड़ी वेलोसिटी हमने 2v मानी। तो बड़ी वेलोसिटी अगर मैं लिखता हूं तो अभी अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया उसके थ्रू लिख रहा हूं, 2v, 2 इंटू डेल्टा पी। डेल्टा पी कितना है? 700। डेंसिटी पानी है 10 की पावर 3, 1 माइनस 20 40, तो 1/2, 1/4। बच्चों समझ पाए? मैं 2v लिख रहा हूं क्योंकि ये फॉर्मूला 2v का है। तो यहां से देखो, 2v 3/4, 3/4 1400, 1400, तो 1400, 3000 और ये 4। बच्चों इससे v निकाल लोगे, निकाल पाओगे? बस कैलकुलेशन है, v निकाल लिया। अब v कहां की वेलोसिटी है? v तुम्हारी वेलोसिटी यहां की है। तो अगर तुम्हें फ्लो रेट लिखना है तो फ्लो रेट होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। यहां का एरिया है 40 इंटू वेलोसिटी, बस आंसर। याद रहे ये सेंटीमीटर में है, आंसर सेंटीमीटर में है। वेलोसिटी उससे आएगी मीटर पर सेकंड से, तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लोगे तो मैच कर जाए, कनेक्ट कर पाए। और ये मान लो अगर तुम्हारी इस फॉर्मूले पे कमांड नहीं है, तुम्हें बर्नौली इक्वेशन लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, वो तब भी जाएगा। बोलो बच्चों, अभी इसमें कहीं कोई तकलीफ? क्लियर है ये? ओके। तो बच्चों अब जो डीपीपी नंबर 4 है उसे तुम कंप्लीट कर लेना, वो नेक्स्ट टर्म पे हम डिस्कस कर लेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन है आंसर मैं बता देता हूं। इसमें आंसर आएगा चेन्नई, आंसर चेन्नई। ठीक है, तो बच्चों इतना करना। बाकी नेक्स्ट टर्म से हम प्योरली बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करके पढ़ेंगे। तो विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, वो प्योरली बोर्ड के हिसाब से पढ़ेंगे।